हेलो नमस्कार, स्वागत है फिर से जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और अभी हमने अभी हरियाणा पुलिस की तैयारी की थी, उसी तरीके से अब आरपीएफ की भी साथ के साथ तैयारी करनी है। तो उसके लिए क्योंकि अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, बहुत सारा टाइम नहीं है, तो उसके लिए अब हम क्या है रेगुलर प्रैक्टिस सेट करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट में क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी पेपर आपसे अभी तक हुए हैं या जो भी अभी चल रहे हैं, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उनमें जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हम साथ के साथ करेंगे, जो जो आ सकते हैं वो भी हम साथ के साथ करेंगे। और मोस्टली एक चीज आपने नोट भी की होगी जिन्होंने पेपर देखा है कि 80 टू 85%, लगभग 80 टू 85% जो है अर्थमेटिक आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ज्यादा एडवांस आपसे नहीं पूछा जा रहा है। एडवांस के जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आज के हम सेट जब हम करेंगे उसमें भी मैं आपको करवाऊंगा, तो ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो आप अर्थमेटिक पे फोकस रखिए, बेसिक चीजें क्लियर करें। और लेवल की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल नहीं है। आप कि अगर थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगाएंगे तो आप 35 में से 30 प्लस आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आप तैयारी करते हैं और आप का जो बेसिक है वो सारी चीजें आपके क्लियर हैं। तो अर्थमेटिक पे फोकस करिए। तो आज भी हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इसमें लगभग 80% जो क्वेश्चन हैं वो हमारे अब तक हुए जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या सेम टू सेम नहीं तो एज इट इज, इसकी कोई स्टेटमेंट थोड़ी बहुत चेंज करके इस तरीके से पूछे गए हैं। उसके अलावा एक और चीज है कि जैसे हमने एवरेज पढ़ा हुआ है, तो अभी जब मैं क्वेश्चन से देख रहा था किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमने एवरेज की लगभग 6-7 वीडियो अपलोड की हुई हैं। तो अगर आपके पास अभी सारी वीडियोज देखने का टाइम नहीं है, जिनका सीजीएल सीपीओ भी है, वो सारी की सारी वीडियो देखें। और जिनका अभी बहुत ज्यादा जिनके पास टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट वो स्टार्टिंग की 2 से 3 वीडियो जरूर देख के जाएं एवरेज की। और इसी तरीके से स्टार्टिंग की 2 से 3 वीडियो एटलीस्ट देख के जाएं परसेंटेज की, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक देखे हैं वो वहीं से निकल के आ रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा डीप में भी जाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बोट एंड स्टीम की भी 2 वीडियो पड़ी हुई है हमारी प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो बाकी हम प्रैक्टिस सेट में हर रोज हर चैप्टर को इंक्लूड करके मैं आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट करवाता रहूंगा। तो उसके लिए आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। आप जिस तरीके का रिस्पॉन्स देते हो वीडियो को, जितनी आपको वीडियो पसंद आएगी, उस हिसाब से मैं आइडिया लगा सकता हूं कि कितने लोग मतलब ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस तरीके की रेगुलर वीडियोस अपलोड हो। तो इस तरीके की आपको वीडियो मिलेंगी हर चैप्टर से। आपको एक आध क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको और वो सारी चीजें सीख सको जो अभी एग्जाम्स में आपसे पूछी जा रही हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके का एग्जाम में पूछा गया था कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक जो शॉपकीपर है उसको 40% लाभ हो रहा है, सॉरी 40% हानि हो रही है। आपको बताना है उसको 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, एक कोई शॉपकीपर है जो 1 रुपए के 32 संतरे बेच रहा है। इसी तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ में, सेम लैंग्वेज थी यही। तो 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर उसको 40% की हानि हो रही है। आपको बताना है कि वो उसको 20% अगर प्रॉफिट चाहिए है तो 1 रुपए में वो कितने संतरे बेचे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि 1 रुपए में वो 32 संतरे बेच रहा है। पहले केस में उसको हानि हो रही है 40% की। तो ये चीज आपको पता होगी कि जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो हमेशा सीपी पे काउंट होता है। यहाँ पे 40% हानि हो रही है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 60% आएगा हमारे सीपी का, यानी कि इस केस में उसको सिर्फ सीपी का 60% मिला होगा, पहले वाले केस में जब उसको 40% हानि हो रही है। इसके अलावा जब दूसरा केस आएगा जब उसको 20% प्रॉफिट हो रहा होगा, उस केस में क्या होगा कि उसको सीपी से 20% ज्यादा, यानी कि सीपी का 120% मिल रहा होगा। ठीक है, यानी कि पहले उसको मिल रहा था 60% ओनली, अब उसको मिल रहा है 120% जब उसको चाहिए है लाभ।
तो अब यहां से आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हो। जैसे इसका आपको दिख रहा है सीधे सीधे ये 60% है, ये 120% है, यानी कि ये इसका डबल है, यानी कि अब उसने जितने में बेचा है उसका उसको डबल में बेचना पड़ेगा, जब जाके वो 20% प्रॉफिट में आएगा। यानी कि अब वो 1 रुपए के 32 संतरे बेच रहा है, अब उसको 2 रुपए के 32 संतरे बेचने पड़ेंगे, तब जाके बात बनेगी उसकी यहां से यहां तक की। तो लेकिन हमसे पूछा है कि 1 रुपए में कितने बेचे, तो अगर वो 2 रुपए में 32 बेचेगा तो 1 रुपए में वो 16 संतरे बेचेगा। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। सेम टू सेम लैंग्वेज, इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया था। तो आई होप कि इसको आप बहुत बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लेंथी भी कर सकते हैं, इसको कैलकुलेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम बचाना है तो जितना भी आप शॉर्ट जो है कर सकते हैं क्वेश्चन को। आप मेन चीज है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर समझ पा रहे हैं तो हम आराम से जो है वो क्रैक कर सकते हैं जो लैंग्वेज है उसकी। अब एक और क्वेश्चन है हमारा आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कोई धन है जो सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमें दिया हुआ है 8 साल में 16 गुना हो जाता है, तो 32 गुना कितने समय में होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट में भी पूछा जा सकता है, साधारण ब्याज में भी पूछा जा सकता है। तो उसको हम अगला जब प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें उसको क्लियर करेंगे। अभी ये चीज आप समझ लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ये किस तरीके से निकलेगा। इसको एक बार 2 मिनट के लिए साइड बाय रखें, तो मैं आपको एक और एग्जांपल करवाता हूं जहां से ये चीज आपको थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे कि अगर आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बोला गया है कि कोई धन है वो 3 टाइम्स हो रहा है 9 साल में, आपको बताना है कि वो 27 टाइम्स यानी कि 27 गुना कितने टाइम में होगा। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, ये चीज आप एक बार पहले सीख लो जिससे वो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप बहुत आराम से पकड़ पाओगे। तो इस तरीके से होता क्या है कि जो नीचे वाला है, जो भी आपको जितने भी गुना करना है, अगर आप इसको ऊपर वाले का इसी को बेस मान के इसकी पावर में लिख सकते हैं। जैसे जो 27 है उसको आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर बेस बना के और इसको लिख सकते हैं नीचे वाले को, तो उस केस में डायरेक्टली आपको जब पूछा जाएगा कि 27 गुना किस तरीके से होगा, तो जितनी भी ये पावर यहां पे आएगी उसको डायरेक्टली आपने मल्टीप्लाई कर देना है यहां से, यानी कि 9 तिया 27 साल लगेंगे उस धन को 27 गुना होने में। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे हैं। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, क्योंकि होता क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम अगर ईयर का जो टाइम का गैप है, तो जो रेशियो है जो मूलधन की और उसकी अमाउंट की वो सेम रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई धन है यहां पे, वो अगर 9 साल में यानी कि यहां से यहां अगर 9 साल में 3 गुना हुआ है, यानी कि 1:3 हुआ है, यानी कि 1 से 3 हुआ है, तो इसका मतलब अगले जो 9 साल के बाद भी इसकी जो रेशियो है वो यही रहने वाली है, यानी कि 1:3 रहने वाली है। और ये 3 है तो इसका मतलब ये 9 हो जाएगा, यानी कि 9 गुना हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए 27 गुना, तो एक बार और करना पड़ेगा, तो 27 गुना हो जाएगा और 9 ईयर और लगेंगे। तो यहां से भी आप जोड़ के इनको 27 गुना कर सकते हैं। तो ये है, इसके 2 केस बनते हैं, दोनों आप समझ लें। पहला केस ये, जब आप नीचे वाले को ऊपर वाले की पावर के रूप में लिख सकते हैं, पहला केस बनता है ये। तो इसमें जो भी ऊपर पावर है उसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा केस बनता है, जो क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, तो इस तरीके से जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां पे आपको दिया हुआ है कि 16 गुना यानी कि 16 टाइम्स जो है वो हो रहा है हमारा 8 साल में। ठीक है, और आपसे पूछा है कि 32 टाइम्स जो है वो कितने सालों में होगा। तो इस तरीके का, क्योंकि अब आप 32 को 16 की पावर के रूप में नहीं लिख सकते, तो आप एक ऐसा कोई भी एक नंबर ढूंढ लें जिससे आप इसको भी उसकी पावर में लिख सकें और इसको भी उसकी पावर में लिख सकें। जैसे कि यहां पे जो 16 है उसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4
और जो 32 है उसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। यानी कि कोई भी एक ऐसा नंबर ले लें जिसकी पावर्स में इसको भी लिखा जा सके और इसको भी लिखा जा सके। इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 5। उस केस में आपको जब पूछा जाएगा कितना समय कितना समय लगेगा, तो अब आपको करना है इसकी प्रोडक्ट सेम टू सेम इससे करनी है, यानी कि 8 गुणा 5, लेकिन आपको जो है डिवाइड करना पड़ेगा इससे, जो भी आपकी ऊपर वाली पावर है, यानी कि 4, तो 4 दूनी 8 और ये आ जाएगा 5 दूनी 10 साल। ठीक है। अब सीधी सी बात, एक और तरीके से भी आप कर सकते थे कि आपको पता है कि 2 की पावर जो 4 है वो 8 साल में कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2 2 2 2 4 बार, तो इसका यहां से भी आप निकाल सकते थे कि 2 की पावर जो 5 है वो इसमें एक और 2 जोड़ के 10 साल आ जाएगा। तो इस तरीके से भी अगर आप सोच सकते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज आपको बहुत बेनिफिट देगी जब भी आप एग्जाम में जाएंगे। ऐसे ऐसे अगर मान लो हमने 10-15 ऐसे सेट किए और सारे के सारे आप लोगों ने देखे हैं, तो आप, मुझे लगता है कि पेपर में बहुत आराम से जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको लैंग्वेज समझ में आएगी कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन इसी पे, एक क्वेश्चन आज हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देते हैं। हमारे चैनल का अबाउट सेक्शन है, वहां पे भी दिया हुआ है कि अगर आपको किसी भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो हमारे उस ग्रुप में आप डाल सकते हैं। तो उसी में किसी ने एक क्वेश्चन डाला हुआ था आज, ये भी शायद उसी में आया था, आरपीएफ में एक क्वेश्चन डाला हुआ था कि 10,000 रुपए पर 20% की दर से हमसे पूछा है 18 माह का जो सीआई है और जो एसआई है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, उनका जो अंतर है वो पूछा था हमसे। ये किसी ने हमारे जो ग्रुप है उसमें डाला हुआ था। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा इसी क्वेश्चन को जो है इंक्लूड कर लेते हैं। तो एक चीज आपको सीपी और एसपी, सॉरी सीपी एसपी नहीं, जो सीआई और एसआई है, इसके केस में आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जो सीआई है उसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है और जो एसआई है उसमें जो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। यानी कि एसआई में हर साल जो है वो इंटरेस्ट सेम रहेगा और सीआई में जो है वो इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, क्योंकि पिछला जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आता रहेगा। और अगर आपको एनुअल रेट पे अगर निकालना है तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल आएगा हमेशा, क्योंकि पहले साल में इंटरेस्ट के ऊपर तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट भी वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही है। दूसरे साल में या उससे आगे जाके फिर आपका डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं यहां इस क्वेश्चन की। तो आपको दिया था कि 10,000 रुपए हैं, ठीक है, आपको रेट दी थी 20%, जिसका मतलब है 1/5। ठीक है, अब 1/5 का मतलब एक साल में अगर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो मुझे सिर्फ इसका 1/5 निकाल देना है, जो कि आएगा 2,000। ठीक है, यानी कि अगर मैं पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो वो 2,000 आएगा। इसी तरीके से, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम रहता है, तो अगर मैं दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा तो दूसरे साल का भी 2,000 ही आएगा। लेकिन क्या है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें पहले साल का जो भी इंटरेस्ट आया है इसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगता है, यानी कि यहां से इसके ऊपर भी 20% यानी कि 1/5 लगेगा और इसका 1/5 होगा 400। ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि जो एसआई है वो सेम है पहले और दूसरे साल का, लेकिन अगर मुझे सीआई भी कैलकुलेट करना है तो मुझे इसका ऊपर भी जो पहले साल का इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। अब आप इसको जोड़ोगे तो यहां से आप जो है वो 2,000 2,000 4,000 और 400 4400 जो है वो आएगा सीआई और 2,000 और 2,000 वो आएगा आपका एसआई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था कि 18 माह का। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि अगर पूरे साल का जो है वो सिंपल इंटरेस्ट 2,000 है, इसका मतलब आधे साल का 1,000 होगा। ठीक है, और अब आपको जब पता है कि पूरे साल का अगर जो है वो इसका जो
इंटरेस्ट है वो 400 है, यानी कि 6 महीने का जो है वो आएगा 200। और ये चीज आपको पता है कि जो नीचे यहां पे लिखा हुआ है वही होता है CI और SI का अंतर, यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था CI माइनस SI वो आ जाएगा 200। एक बार फिर से समझ लो कि इस चीज की तो वैसे हमें जरूरत भी नहीं थी, इसको हम ऐसे ही ऐसे लिख भी सकते हैं, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, मेन चीज थी हमें इसकी, क्योंकि ये है हमारा सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि यही है डिफरेंस हमारा CI और SI का। अदरवाइज जो SI है वो तो सेम ही है, ये है हमारा डिफरेंस, लेकिन ये डिफरेंस हमारा पूरे अगले साल का यानी कि दूसरे साल कंप्लीट का है, लेकिन 18 महीने का बोला गया है। इसका मतलब है मुझे 6 महीने का निकालना पड़ेगा, तो इसका हाफ कर दिया तो आ जाएगा 200, और पहले साल का तो सेम ही रहता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 200। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, थोड़ा सा लेंथी है तो एक बार लिख देता हूं। तो ये क्वेश्चन है एक टाइम एंड वर्क से। वैसे आपके जो पेपर में अब तक जो क्वेश्चन आया था वो बहुत सिंपल आया था, वो तो सिंपल इतना ही आया था कि ए ने कोई काम इतने दिन में किया और बी उसी काम को इतने दिन में कर सकता है, तो दोनों कितने दिन में कर सकते हैं। वो तो बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उससे थोड़ा सा अलग करवा देता हूं, ताकि आपको वो चीज भी समझ आ जाएगी जो आपसे पूछा गया था, और थोड़ा सा अलग अगर उससे कुछ तरीका बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ है कि जो ए है वो किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, उसके अलावा हमें दिया हुआ है कि बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करें, कोई भी एक इनकी कॉमन वैल्यू मान ले, आप इनका एलसीएम मान सकते हैं या कोई भी कॉमन मल्टीपल मान सकते हैं जिसको हम टोटल वर्क कंसीडर कर सकें। जैसे यहाँ पे मैं 60 मान लेता हूं, आप चाहें तो 120 या 240 या 480 भी मान सकते हैं। यहाँ पे इनका एलसीएम है जो 60, वो मैंने मान लिया। तो ये है हमारा टोटल वर्क, मैंने मान लिया इतने यूनिट है। तो क्योंकि ये 20 दिन में इतना काम करता है, तो अगर मैं इसकी पर डे यूनिट निकालूंगा तो वो आएगा 3 यूनिट्स पर डे। और क्योंकि टोटल काम है 60 यूनिट, ये है 15 दिन में करता है, यानी कि अगर मैं इसका बी का अगर निकालूंगा तो बी कर रहा है 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो यहां से आप इन दोनों का पर डे वर्क निकाल सकते हो। जैसे वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगर आपको ये निकालना हो ए और बी दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 4 और 3 7, एक दिन में 7 करेंगे, तो 60 को 7 से डिवाइड कर दे, इतने दिन में करेंगे। लेकिन अब बात आती है इस क्वेश्चन की, इसमें आपको बोला गया है कि दोनों ने साथ में मिलकर तो शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद बी चला गया, उसके बाद जो काम बचा वो ए ने किया 6 दिन में। तो आपको बताना है कि बी कितने दिन के बाद गया। तो एक चीज तो आप मुझे सिर्फ यही बता दो कि ए ने आखिर में 6 दिन अकेले काम किया है, वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो इसका मतलब उसने 6 दिन में 18 यूनिट काम किया होगा। यानी कि बी के जाने के बाद उसने 6 दिन में 18 काम किया है, इसका मतलब 18 यूनिट ही काम बचा था। इसके अलावा जो काम था वो पूरा हो चुका था, और जो पूरा हो चुका था वो कितना था कि आप 60 में से 18 घटाओ, वो आ जाएगा 42 यूनिट। अब ये वो काम है जो बी के जाने से पहले हुआ है, यानी कि इस काम को ए और बी दोनों ने साथ में मिलके किया है। ए और बी दोनों एक दिन में 7 काम करते हैं, तो इसको करने में वो 6 दिन लेंगे। यानी कि मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो बी है वो 6 दिन के बाद गया है काम शुरू होने के। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे टाइम एंड वर्क में भी पूछे जा सकते हैं। तो आगे जब हम इसके और भी सेट करेंगे तो उसमें इसके और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लेवल को लेके बिल्कुल ना घबराएं, जिनका भी पेपर है कोई मुश्किल इतना खास लेवल नहीं पूछा जा रहा है, और आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उसके अलावा अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, एक बार पॉज कर देता हूं। तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से हमने शुरू भी किया है। वैसे तो बहुत बेसिक पूछा जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा लेवल जब उठेगा तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। हल्का सा लेवल उठाया, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन है जो 25 सेकंड में 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, और 17 सेकंड में 122 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है, ट्रेन की गति क्या है,
पुल को बोलेंगे ब्रिज। अगर किसी को हिंदी में नोट करना है प्लेटफॉर्म तो प्लेटफॉर्म ही रहेगा। तो एक ट्रेन की दो चीजें दी हुई हैं, आपको बताना है कि ट्रेन की जो गति है और ट्रेन की लंबाई जो है वो क्या है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप आंसर निकाल के आप उसका सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक ट्रेन की हमने एक बेसिक की एक वीडियो डाली हुई है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी एक पोल को पार करेगी, मान लेते हैं ये कोई पोल है, जब भी कोई ट्रेन इसको पार करेगी तो उस केस में क्या होगा कि मैं मान लेता हूं कि ये एक ट्रेन है, तो जब भी एक ट्रेन किसी पोल को, किसी खंबे को, किसी इंसान को पार करेगी तो उस केस में क्या होगा, वो ट्रेन अपनी लेंथ को कवर करेगी। यानी कि जितनी भी उस ट्रेन की लेंथ है, खुद की जो लेंथ है, केवल उतनी ही डिस्टेंस वो तय करेगी, तो वो उस पोल को, उस इंसान को पार कर लेगी। लेकिन जब बात आएगी किसी ब्रिज को पार करने की, किसी प्लेटफॉर्म को पार करने की, जैसे मान लेता हूं ये कोई प्लेटफॉर्म है या कोई ब्रिज है, जब कोई ट्रेन इसको पार करेगी तो उस केस में क्या होगा कि ये कोई ट्रेन आएगी, ये यहां से, जब ये यहां से इसको पार करना शुरू कर देगी तो यहीं से वो टाइम शुरू हो जाएगा। तो अब क्या है, ये ट्रेन ऐसे जाएगी और अब क्या है, इसने पहले जो इसकी जो लेंथ है, जो भी इसकी लेंथ थी प्लेटफॉर्म की या ब्रिज की, जो भी लेंथ थी, ये कवर की पूरी, और उसके बाद इसने यहां से ऐसे एग्जिट लिया। तो जब ये यहां पूरी खत्म हो जाएगी उस टाइम पे माना जाएगा कि ट्रेन ने इसको पूरी तरह जो है पार कर लिया है। इसका मतलब जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को या किसी ब्रिज को पार करेगी तो वो अपनी लेंथ भी पार करेगी और प्लस उस ब्रिज की या फिर उस प्लेटफॉर्म की जिसकी भी वो लेंथ दी हुई है वो भी पार करेगी। यानी कि यहां से मैं कह सकता हूं कि उसने 25 सेकंड में 210 मीटर लंबा पुल जो प्लेटफॉर्म है वो भी पार किया होगा, प्लस अपनी खुद की लेंथ भी पार की होगी। उसी तरीके से उसने 17 सेकंड में 122 मीटर लंबा पुल भी पार किया होगा, प्लस अपनी खुद की जो लेंथ है वो भी पार की होगी। ठीक है, यानी कि हमें दिया हुआ है कि उसने 25 सेकंड में तो 210 मीटर प्लस उसकी खुद की लेंथ, ठीक है, और उसी तरीके से वो 17 सेकंड में उसने क्या किया, 122 मीटर तो जो वो पुल था वो, प्लस जो उसकी खुद की लंबाई है, क्योंकि दोनों केस में वो खुद की लंबाई भी तय करेगी। अब इस केस में वैसे ये कट, आप इसको वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन आपको बताना था कि ये क्यों होता है। तो अब क्या है, अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाऊंगा तो इससे ये तो कट जाएगा, क्योंकि उसकी खुद की लंबाई तो कट ही जाएगी। तो इसमें से ये आएगा 8 सेकंड और यहां से आएगा 210 में से 122 गया 88, यानी कि वो ट्रेन 8 सेकंड में 88 मीटर जाती है। यानी कि मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि वो 1 सेकंड में 11 मीटर जाएगी। और ये उसकी स्पीड आ गई, यहां से वो क्या आई, 11 मीटर पर सेकंड। और इसको मैंने आपको किलोमीटर पर आवर में भी चेंज करना बताया, तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिया तो आप वहां से कर सकते हैं। अब एक चीज तो हमारे पास आ गई, क्या आई कि ट्रेन की गति क्या है। दूसरी चीज की अब हमें जरूरत है कि उस ट्रेन की लंबाई क्या है। तो आप इसमें या इसमें किसी में भी पुट करके आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है 17 सेकंड में वो 122 मीटर लंबा पुल और खुद की लंबाई कवर करती है और उसकी स्पीड है 11 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि वो 17 सेकंड में कितनी कवर कर लेगी, 187 मीटर। अब उसने 187 मीटर कवर कर लिया, उसमें उसने 122 मीटर लंबा एक पुल प्लस खुद की लंबाई तय की है। यानी कि उसमें से अगर मैं 122 घटा दूंगा यहां से तो ये आ जाएगा 7 में से 2 गया 5 और 18 में से 12 गया 6, यानी कि 65 मीटर जो है वो आ जाएगी उस ट्रेन की लंबाई। तो ये दोनों चीजें हमसे पूछी गई थी, ट्रेन की लंबाई क्या होगी और ट्रेन की गति क्या होगी, ये हम बहुत अच्छे से कर सकते थे। आई होप आपका जो आंसर आया होगा। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरीके का। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए लिख दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि 4 संख्याएं हैं, वो 5:6:7:8 के अनुपात में है, और अगर उनका जो HCF है वो 6 है तो आपको बताना है LCM क्या होगा। वैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी तक वो इससे थोड़ा सा अलग था। उसमें आपको एक चीज पूछी गई थी, वो ये थी कि आपको अगर संख्याएं किसी रेशियो में दी गई हैं, उनका HCF दिया तो आप संख्याएं किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक वो छोटी सी चीज भी आप समझ ले, अगर आपको ये इस रेशियो में संख्याएं दी गई हैं और जो उनका HCF 6 दिया गया है, क्योंकि ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अगर आपको एक्चुअल की संख्याएं निकालनी है तो सिर्फ आप इन सभी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक्चुअल संख्याएं निकल आएंगी, जो कि यहाँ पाएंगी 6×5 = 30, 6×6 = 36 और 6×7 = 42 और 6×8 = 48। यानी कि एक्चुअल में ये संख्याएं ये हैं, और इन पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है, वो एक अलग चीज है।
ये चीज आप समझ गए। अब आपको निकालना है इनका एलसीएम। तो उसके आपको मैं दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इन्हीं का एलसीएम निकाल लें सीधा, और दूसरा एक और है। तो दोनों तरीकों से मैं आपको बता देता हूं। इनका एलसीएम आप अगर इस तरीके से निकालना चाहें तो वो कैसे आएगा, आप 2 से चलाएंगे, ये 15 और ये 18, ये 21 और ये 24, और यहां से आएगा फिर 2 पे चलेगा 15, 9, 21, 12, फिर से 2 पे चलेगा तो यह आएगा 15, 9, 21, 6, फिर से 2 पे चलेगा 15, 9, 21, 3, और फिर से 3 पे चलेगा 5, 3, 7, 1। अब तीनों अलग अलग हैं, यानी कि फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, और इनके मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पंजे 35 दिया 105, और 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी कि गुणा 48 ये आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 45040, यही आना चाहिए। ठीक है, 48 पंद्रह 240 और 48 है 250, ठीक है 5040 ये आना चाहिए। तो एक तो ये तरीका आपके पास है, लेकिन आपने भी खुद भी ये चीज देखी होगी कि इसमें आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। तो आप ये चीज करने के बजाय एक और चीज आप कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए। वो आप क्या कर सकते हैं कि इनका जो एचसीएफ है उसकी जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अदर जो कोप्राइम फैक्टर हैं, अदर जो कोप्राइम फैक्टर हैं उससे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। मैं आपको निकाल के बताता हूं और आप खुद मुझे बोलोगे कि ये तरीका कितना अच्छा है और किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो संख्याएं निकल के आई थी वो आई थी 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42। सॉरी, संख्याएं भी आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास जो दिया हुआ है वो है ये 5, 6, 7 और 8 ये दिया हुआ था। आपको कुछ नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा इससे और कुछ नहीं। आपको पता है 5 तो खुद में एक जो है प्राइम है, तो 5 का तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं, यानी कि 5 का एक ही बनेगा। उसके अलावा जो 6 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 × 3, यानी कि प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है। उसी तरीके से जो 7 है वो तो 7 की पावर 1 ही है। उसी तरीके से जो 8 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सभी को तोड़ लें। अब आपको सिर्फ करना क्या है, 6 जो कि एल हमारा दिया हुआ था एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई, जैसे यहाँ पे 5 दिया है, 5 की हाईएस्ट पावर, इसमें 5 ही एक ही है, यानी कि 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे दी हुई है 3, यहाँ पे दी हुई है 1, तो आप 3 को कंसीडर करें, यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर सिर्फ 1 ही है और 7 की पावर भी 1 ही है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 या 21, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 6 48, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 48, और 7 या 21 और 21 पंजे 105, यानी कि 48 × 105। यही चीज आप यहां से भी निकाल सकते हो ऐसे डायरेक्ट, कि आप क्या करो, सिर्फ इसी को जो भी आपको संख्याएं दी हैं उसको ऐसे फैक्टर में तोड़ लो और इसी की आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो। इससे आपको हाईएस्ट पावर लेनी है तो भी आप इनका जो है एलसीएम निकाल सकते हो बहुत आराम से। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है पार्टनरशिप से, ये भी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा समझ के। और क्वेश्चन ये है कि ए और बी है, वो किसी व्यवसाय में 5:7 में अपना रुपया लगाते हैं। फिर हुआ क्या कि बी ने 5 महीने के बाद अपना जो पैसा है वो निकाल लिया और 1 साल में कुल लाभ जो है वो 11,400 रुपये का हुआ है। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? इस तरीके के क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप में देखने को मिलते हैं। यानी कि जो रुपया लगा था वो 1 साल तक चला, हालांकि जो बी है उसने अपना जो पैसा था वो 5 महीने के बाद निकाल लिया था। तो अब आपको बताना है कि जो बी है उसको कितना रुपया मिलेगा। तो एक चीज इसमें आप समझ लो कि इसमें जो रुपया होता है वो उसी रेशियो में होता है कि किस, मान लो अगर ए और बी की ही बात करूं, अगर पूरा ऐसे बात करूं कि ए और बी हैं,
इन्होंने 5:7 में पैसा लगाया है, तो अगर दोनों पूरा 1 साल कंप्लीट करते हैं तो 1 साल के बाद जो प्रॉफिट होता है उसमें भी इनका जो 5:7 ही मिलता है, यानी कि जिसने जिस रेशो में पैसा लगाया है उसी रेशो में जो प्रॉफिट है वो शेयर होता है। लेकिन जब बात आती है इस तरीके के क्वेश्चन की, तो आपको जो करना है सिर्फ एक छोटी सी चीज आप याद रख लें। जैसे आपको दिया है ए और बी, इसकी थी 5:7, हो सकता है ये आपको एक्चुअल वैल्यूज भी दे दी जाए, तो वो भी आप याद रख लें कि आपको अब सिंपली ये देखना है कि किसका रुपया कितने टाइम तक लगा हुआ था। तो आपको पता है कि बी का जो रुपया है वो सिर्फ 5 महीने तक लगा हुआ था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। जो ए है, क्योंकि पूरा साल तक इसका रुपया तो लगा ही हुआ था, तो इसका जो रुपया लगा था वो पूरे 12 महीने तक चला हुआ। ठीक है, जिसका रुपया 5 महीने तक चला उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका 12 महीने तक चला 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कुछ और होता तो उससे कर सकते थे। अगर यहाँ पे सी भी साथ में दिया होता और ये बोल दिया जाता कि सी ने भी किसी रेशो में, मान लेते हैं कि उसने 11 इस 5:7:11 में, और आपको बोला जाता है कि सी ने 8 महीने बाद पैसा निकाल दिया, तो सी की अगर साथ में रेशो निकालते तो सी को मल्टीप्लाई बाई 8 कर देते। तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो अब आपको यहां से क्या करना था, आप जो कट सकता है वो आप काट सकते हैं। जैसे इस 5 से ये 5 कट रहा है तो ये आ जाएगा 12:7, और ये वो आ जाएगी उनको किस जो रेशो में प्रॉफिट मिलना चाहिए, 12:7। 12 और 7 19, 19 की एक्चुअल वैल्यू आपको दी हुई है 11,400। 19 पंजे 95, 19 छिका 114, यानी कि 600 आ जाएगा। यानी कि ये इसका 600 टाइम्स है, तो यानी कि एक जो बी का शेयर है वो भी इसका आप 600 गुणा कर दें, यानी कि क्या आ जाएगा 7×4200। ठीक है, तो 4200 जो है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो अब करते हैं एक अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे अभी आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया था। और क्वेश्चन ये है कि एक बैग है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, कुल राशि 2875 रुपये है। 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों के 2 गुने हैं और 1 रुपये के सिक्कों के 3 गुने हैं। आपको बताना है 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कहता हूं, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ सकते हैं और क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते थे वो आप देख लें कि मान लेते हैं ये 1 रुपया, ये है 50 पैसे और ये है 25 पैसे। ठीक है, आपको दिया है कि जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 25 पैसों के सिक्कों के दुगने हैं, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। और ये भी बोला गया कि 1 रुपये के सिक्कों के 3 गुणे हैं, तो अगर ये 1 है तो इसका मतलब ये 3 होगा। तो मैं इसको इसी तरीके से मान सकता हूं कि मैं क्या करूं, इसको 6 मान लेता हूं, इसको 3 मान लेता हूं और इसको 2 मान लेता हूं। तो ये सारी कंडीशंस को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ये आपको पता भी होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिखेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके इनको इस रेशो को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास जो सिक्कों की रेशियो। ठीक है, यानी कि जो भी वो सिक्के हैं वो इस रेशियो में होंगे पक्का। अब बात अगर उनके मूल्य की करूं तो आपको एक चीज पता है कि 1 रुपए के जितने सिक्के होते हैं उनकी वैल्यू भी उतनी ही होती है। यानी कि 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो उनकी जो वैल्यू है वो भी 2 ही होगी। 50 पैसे के क्या है जितने सिक्के, उसकी हाफ वैल्यू, यानी कि 50 पैसे के अगर 6 सिक्के हैं तो उनकी जो वैल्यू होगी वो 3 रुपये होगी। अगर जो 25 पैसे के वो 3 सिक्के हैं तो उसकी अगर वैल्यू की बात करूं तो वो होगी 0.75 रुपीज। अब चाहे तो इसके पीछे एक्स भी लगा सकते हैं, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो कोई जरूरत भी नहीं है। यहां से जब आप निकालेंगे तो ये होगा 3 और 2 5 और वो आएगा 0.75, यानी कि यहां से जो टोटल राशि निकलेगी वो निकलेगी 5.75। लेकिन आपको दिया है कि जो टोटल राशि है वो है 2875, तो ये है इसका 500 गुना। ठीक है, तो ये इसका 500 गुना है, तो ऊपर वाली जो रेशो वो भी 500 की मल्टीप्लाई होंगी। तो आपको पूछा गया 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 25 पैसे के 3 थे, इसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500। और
ये ही हमारा आंसर है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये भी दिया जा सकता है कि आपको मूल्य की रेशो दे दी जाए और आपको सिक्कों की वैल्यू, जो सिक्के दे दिए जाए कि इतने सिक्के हैं, तो भी आप इसको उल्टा करके निकाल सकते हैं कि अगर आपको इनकी वैल्यू दे दी जाए तो 1 रुपये, तो इसको आप उल्टा करके भी निकाल सकते हैं। तो वो हम अगले प्रैक्टिस सेटों में उसको भी ऐड कर लेंगे ताकि आपको वो भी समझ आए। ये चीज आई होप कि आपको जो है अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अब इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक मेंसुरेशन का भी आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वैसे अब तो जो पूछा गया था उसमें तो सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि एक जो आयत आपको दिया था आयत, उसकी साइड्स की आपको रेशियो दे दी गई थी, शायद उसके परिमाप या क्षेत्रफल का कुछ पूछा गया था। तो बहुत सिंपल सिंपल पूछा गया था। तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो सोचा कि क्वेश्चन इसको भी ऐड कर लेते हैं। वैसे जो हम जब हमने परसेंटेज पढ़ा था तो उसके सेकंड पार्ट में इस तरीके के हर कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वो सारे वीडियोस भी आप देख लें, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अब बात करते हैं इस तरीके का, जब भी आपको क्वेश्चन करने को दिया जाए कि कोई चीज कितने परसेंट बढ़ रही है, इतने परसेंट घट रही है, आयतन निकालो या क्षेत्रफल निकालो या उसका परिमाप निकालो, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जिस चीज में चेंज की बात की गई है, जैसे यहाँ पे आयतन की बात की गई है, तो आयतन में उन चीजों में, जैसे यहाँ पे दो चीजें हैं, त्रिज्या और एक है ऊंचाई, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आयतन में त्रिज्या कितनी बार आती है और ऊंचाई कितनी बार आती है। जैसे जो एक बेलन है, जो एक सिलेंडर है, उसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको पता है कि आर जो है वो 2 बार आती है और एच जो है वो 1 बार आती है। तो इसी से आप कर सकते हैं, जैसे आपको दिया है जो त्रिज्या वो 20% इंक्रीज है, 20% का मतलब है 1/5, यानी कि वो 5 से 6 हो जाएगी। और क्योंकि त्रिज्या 2 बार आई है तो आपको 1 बार और 5 से 6 कर देना है सिर्फ, ठीक है। अब ऊंचाई दी है हमें 25% बढ़ी है, 25% का मतलब 1/4, यानी कि अगर पहले 4 थी तो वो बाद में 5 होगी, और ऊंचाई हमारी 1 बार यानी है तो उसको 1 ही बार लिख लें। आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आएगा हमारा पहले वाला, 5 5 25 चौका 100 और 6 5 30 6 का 180। यहाँ से यहाँ का जो चेंज है वो है 80%। तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अब अगर आपको कई बार ये दे दिया जाता है कि जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो आरपीएफ का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था सर्कल को लेके, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, उसको डबल कर दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें भी आपको पता है कि उसके क्षेत्रफल पर पूछा था क्या असर आएगा। तो एक सर्कल है, उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि अगर आर में चेंज की बात की गई है तो आर इसमें 2 बार आया है, यानी कि जो भी चीज आएगी वो 2 बार आएगी। रेडियस डबल करने का मतलब है कि अगर वो पहले 1 थी तो बाद में 2 हो गई होगी। अब क्योंकि इसमें रेडियस 2 बार आएगी तो इसको 1 बार और मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 1 से 4। तो यहां से आप यहां देख पा रहे हैं कि इसमें 300% जो है वो इंक्रीमेंट आ रहा है। तो ये चीज आप समझ लें। अगर परिमाप की बात की जाए मान लो सर्कल के, तो वो होता है 2 पाई आर। तो उस केस में क्या है, जितने परसेंट आप रेडियस बढ़ाएंगे उतने परसेंट उसका परिमाप बढ़ जाएगा, क्योंकि आर सिर्फ इसमें 1 बार आएगा। तो जितने परसेंट रेडियस बढ़ेगी उतने परसेंट परिमाप बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और छोटा सा क्वेश्चन है उसका, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर करवा देता हूं, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम्स ग्रुप डी में भी और हरियाणा पुलिस में भी इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको करवा देता हूं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको बताना है कि एक समबाहु त्रिभुज में जो अंत त्रिज्या और जो बाह्य त्रिज्या है उनकी रेशियो क्या होगी, ठीक है। अंत त्रिज्या होती है इन रेडियस और बाह्य त्रिज्या होती है सर्कम रेडियस, ठीक है। इसकी आपको बतानी है रेशियो एक समबाहु त्रिभुज में, क्योंकि अब तक जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें मोस्टली ये समबाहु त्रिभुज हर क्वेश्चन में कहीं ना, हर पेपर में कहीं ना कहीं घूम फिर के आ ही रहा है। तो इसका एक बार ये चीज आप समझ लें, जैसे समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको एक चीज तो पता है कि इसकी जो साइड्स हैं वो सारी की सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, यानी कि ये ए बी सी में मान लूं तो इसकी जो सारी साइड्स हैं, ये साइड ये साइड ये साइड, इसमें सारी इक्वल होती हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसका एक सेंटर मान लूं ये, तो आपको ये चीज पता होगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन रेडियस होती है
और जो सरकम रेडियस होती है, सॉरी, जो इन सेंटर होता है, जो सरकम सेंटर होता है, जो सेंट्रोइड होता है, ठीक है, और उसके अलावा बचा एक वो जहां पे परपेंडिकुलर आके मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाम भूल गया उसका। तो एक होता है लास्ट जो है वो होता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तो कोई भी एक जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी उसमें जो ये एक सेंटर होगा तो ये चारों के चारों सेम पॉइंट पे होंगे, यानी कि यही पॉइंट जो है वो हमारा होगा इन सेंटर, यही होगा सरकम सेंटर, यही होगा सेंट्रोइड और यही होगा ऑर्थो सेंटर। इन सेंटर जो होता है वो होता है जहां पे जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर आके मिलते हैं। सरकम सेंटर होता है कि यहां से आप जो है ऐसे एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे आके मिलते हैं। तो उसके अलावा जो सेंट्रोइड होता है कि मीडियन जहां पे आके मिलती हैं वो, और ऑर्थो सेंटर होता है कि आप यहां से इस साइड पे, यहां से इस साइड पे, यहां से इस साइड पे जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो जहां पे मिलेंगे। तो जब समबाहु त्रिभुज की बात आएगी तो ये सभी सेम पॉइंट पे आके मिलेंगे। यानी कि अगर मैं यहां से यहां की बात करूं, ये इसको मैं ऐसे मिला देता हूं, तो जब बात आएगी इन सर्कल की बात आएगी तो वो बनेगा ऐसे कुछ, ये है हमारा इन सर्कल, और जो बनेगा सरकम सर्कल वो बनेगा ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि जो हमारी जो बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है ये यहां से यहां तक, ये जो है वो है हमारी बड़े वाले सर्कल की रेडियस, और ये जो है यहां से यहां सिर्फ ये है हमारी छोटे वाले सर्कल जो कि है इन सर्कल, यानी कि ये तो है हमारी इन रेडियस और ये है हमारी सरकम रेडियस। और आपको पता है क्योंकि ये सब पॉइंट सेम है और ये सेंट्रोइड भी है, और सेंट्रोइड जो है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो करता है इसको 2:1 में डिवाइड, यानी कि इससे ऊपर वाला पार्ट होता है 2 और उससे नीचे वाला 1, और यही है इनकी रेडियस का रेशियो। तो यहां से इन रेडियस और सरकम रेडियस की जो रेशियो है वो आ जाएगी 1:2। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हम और भी करेंगे। तो आप लोगों का जिस तरीके का रिस्पॉन्स रहता है, आपके जो सजेशंस, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आप जिस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे उतना ही फास्ट, उतने ही और हम बहुत सारे सेट आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबका जो एग्जाम है वो अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर।